हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आधी रात में बोइंग 747 का एक विमान समुद्र के बीच फ्लाई कर रहा था, लेकिन तभी कॉकपिट और कैबिन में तेजी से धुआं भरने लगा। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन मास्क भी ड्रॉप हो गया। पर यह मास्क जहरीले धुएं से तो बचा सकता था, पर उस आग से कौन बचाता जो लगातार यात्रियों की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते प्लेन ATC के रडार से भी गायब हो गया। क्यों इस कहानी को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कहानियों में से एक माना जाता है, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 28 नवंबर 1987 चियांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताइवान, साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 140 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। 49 वर्षीय कैप्टन डेवी के पास लगभग 13,500 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं 36 वर्षीय को पायलट डेविड के पास करीब 9,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा 3 और भी पायलट्स मौजूद थे। इस प्लेन को ताइवान से भारतीय समुद्र सीमा को पार करते हुए मॉरिशस में लैंड करना था। इसके बाद फिर से टेक ऑफ करके साउथ अफ्रीका जाना था। प्लेन के सारे इंस्पेक्शन हो जाने के बाद रात के अंधेरे में ये उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। कैप्टन ताइवान ATC को गुड नाइट विश करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। अंधेरी रात और विशाल समुद्र के ऊपर बोइंग 747 का विमान उड़ता जा रहा था। उड़ान के करीब 40 मिनट बाद कार्गो सेक्शन से धुआं निकलने लगा और ये धुआं सीधे कैबिन में इंटर कर रहा था। तुरंत ही फ्लाइट क्रू आग बुझाने के लिए कार्गो होल्ड में पहुंच गए। आग इतनी तेज बढ़ चुकी थी कि ये बुझने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए इस आग को बुझाने के लिए पैसेंजर्स की भी मदद ली गई, पर अफसोस सब बेकार साबित हुआ। कार्गो होल्ड में रखे सारे सामान धुआं धुआं करके जलने लगा था। देखते ही देखते प्लेन का पिछला हिस्सा एक जलती हुई भट्टी के समान तपने लगा था। इस आग के कारण बहुत सारे केबल्स और वायर्स भी जलने लगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगा। कॉकपिट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ब्लिंक करने लगे, मानो उसे ठीक से इलेक्ट्रिसिटी ना मिल रहा हो। अब मुसीबत प्लेन के कंट्रोल सरफेस में भी आ चुका था। अब धीरे धीरे ये काली धुआं प्लेन के कॉकपिट में भी इंटर करने लगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण एक एक करके पैसेंजर्स बेहोश होने लगे। हालांकि प्लेन में ऑक्सीजन मास्क भी था, पर वो भी महज कुछ ही मिनटों के लिए होता है। आखिर कब तक कोई इस आग से खुद को बचा पाता? प्लेन में आग लगने पर क्या किया जाए, ये भी चेकलिस्ट में लिखा होता है। फ्लाइट 295 के चेकलिस्ट के अनुसार कैबिन में आग लग जाने पर इसे डीप्रेशराइज्ड कर देना था, यानी कि प्लेन के अंदर की सारे प्रेशराइज्ड एयर को प्लेन से बाहर निकाल देना। लेकिन ऐसा करने से पैसेंजर्स का दम घुटने लगता। इस समस्या से बचने के लिए प्लेन को 30,000 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में आना था। इतने एल्टीट्यूड पर एयर प्रेशर लगभग नॉर्मल हो जाता है। प्लेन की स्मोक इवैक्यूएशन चेकलिस्ट के अनुसार प्लेन के अंदर से स्मोक निकालने के लिए दोनों में से एक दरवाजे को खोल दिया जाए, ताकि धुआं बाहर निकल सके और फ्रेश एयर अंदर आ सके। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। उधर एक फ्लाइट क्रू प्लेन के डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, दिवाली में पटाखे तो हम सब जलाते हैं। अगर इसे नॉर्मली जला दिया जाए तो वो अपने इन्वायरमेंट को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर इसे किसी गड्ढे में डाल दिया जाए तो धमाका जोरदार हो सकता है, क्योंकि आसपास की मिट्टी पटाखे पर प्रेशर डालती है। पटाखे के अंदर लगी आग तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और होता है एक जोरदार धमाका। फ्लाइट 295 में आग लग चुकी थी। फ्लाइट क्रू प्लेन के दरवाजे को खोलने में लगे हुए थे, और अगर ये दरवाजा खुल जाता तो प्लेन में एक जोरदार धमाका भी हो सकता था। प्लेन में काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। शायद इसलिए जब उन्हें पता चला कि प्लेन के डोर को खोला जा रहा है, तुरंत ही उन्होंने कैबिन क्रू को रोक दिया दरवाजा खोलने से। प्लेन में हो रहे सारे घटनाओं के बारे में पायलट्स ATC को भी बता रहे थे। ATC बस इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया जाए, पर लैंडिंग के लिए तो एयरपोर्ट चाहिए, और ये प्लेन समुद्र के बीचों बीच फ्लाई कर रहा था। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मॉरिशस भी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी ATC लगातार संपर्क बनाए हुए थे। अचानक प्लेन ATC के रडार से गायब हो गया। ATC को लगा कि प्लेन में आग लग जाने के कारण इसके इलेक्ट्रिक वायर्स जल गया होगा, जिसकी वजह से प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। पर असल में क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, ये राज प्लेन के साथ ही उस समुद्र में दफन हो गया।
कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम को भेजा गया, पर इस अनंत विशाल समुद्र में रात के अंधेरे में प्लेन को खोज पाना बहुत ही मुश्किल था। शायद प्लेन का संपर्क क्रैश से बहुत पहले ही टूट चुका था, इसलिए लास्ट लोकेशन को ट्रैक करने के बावजूद भी घंटों तक छान मारने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। हो सकता है प्लेन कहीं वाटर लैंडिंग किया हो और घायल पैसेंजर्स इस इंतजार में बैठे हो कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। इसलिए रेस्क्यू टीम को किसी भी हालत में घटना स्थल का जल्द से जल्द पता लगाना था। रात से कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। सुबह सुबह इन्वेस्टिगेशन टीम को एक कॉल आया कि हमें प्लेन का कुछ रैकेज मिल चुका है। प्लेन के ये टुकड़े समुद्र में बहुत दूर दूर तक बिखरे पड़े थे, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल होने लगा कि प्लेन का मेन ढांचा कहाँ पर है। सुबह के उजाले में कई किलोमीटर छान मारने के बाद 8 पैसेंजर्स के डेड बॉडीज को समुद्र से निकाला गया। इन 8 पैसेंजर्स में से 2 पैसेंजर ने घड़ी पहना हुआ था। दोनों ही घड़ियां बंद हो चुकी थी, लेकिन एक ही वक्त पर, शायद इम्पैक्ट के वक्त दोनों ही घड़ियां एक साथ बंद हो गई हो। इस घड़ी के समय के अनुसार एटीसी से संपर्क टूटने के करीब 4 मिनट बाद ये समुद्र में क्रैश हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम के पास सिर्फ एक ही काम था, समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारना। अब यहाँ पर उन्हें एक आइडिया आया। एटीसी से संपर्क टूटने के बाद भी करीब 4 मिनट तक प्लेन उड़ता रहा। इट मीन्स प्लेन का स्पीड, डायरेक्शन और समय को कैलकुलेट किया जाए तो इन 4 मिनट्स में प्लेन कितनी दूरी तय किया, इसका एक रफली आइडिया लग सकता था। इसी कैलकुलेशन के अनुसार फ्लाइट 295 को ढूंढा जाने लगा। उधर इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लेन में आग कैसे लगी। शुरुआती छानबीन में ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में बॉम्ब प्लांट किया गया हो, लेकिन जैसे जैसे प्लेन का मलबा मिलता गया वैसे वैसे इस कहानी का रुख भी बदलता गया। किसी भी डैमेज मेटल को देखकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जांच करने के बाद आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि मेटल बॉडी में डैमेज कैसे आया, किसी सडन इम्पैक्ट की वजह से या फिर किसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। अब तक प्लेन के छोटे छोटे मलबे ही मिल रहे थे। प्लेन का विशाल फ्यूजलेज, ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। समुद्र में कई दिनों तक छान मारने के बाद भी नाकामयाबी ही हाथ लगी। दोस्तों, यहाँ पर क्रैश से लगभग 4 मिनट पहले एटीसी का संपर्क टूट चुका था। इन 4 मिनट्स में प्लेन किस डायरेक्शन में गया नहीं पता, कितने स्पीड से गया होगा नहीं पता, समुद्र की लहरें कितनी तेज थी नहीं पता, प्लेन का इम्पैक्ट कितना जोरदार था ये भी नहीं पता। इतने बड़े विशाल समुद्र में प्लेन को कहां खोजे नहीं पता। 1 महीने गुजर जाने के बाद भी बस प्लेन के छोटे छोटे टुकड़ों को ही खोजा जा सका जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। आखिर ये प्लेन कहाँ चला गया? इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब लगने लगा कि हम कुछ तो गलती कर रहे हैं। हो सकता है प्लेन क्रैश के बाद छोटे छोटे हल्के टुकड़े पानी में तैरते हुए फ्यूजलेज से अलग होके दूर चला गया हो और ये टुकड़े हमें क्रैश के 10 घंटे बाद मिले। यानी कि समुद्र की लहरें प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े जो पानी में तैर रही थी उसे क्रैश पॉइंट से धकेल कर दूर करता रहा। 10 घंटों में ये टुकड़े काफी दूर आ चुके थे और इन्हीं टुकड़ों को इन्वेस्टिगेशन की टीम ने खोज निकाला। मतलब कि अब तक प्लेन का फ्यूजलेज बस इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो घटना स्थल से दूर, बहुत दूर छानबीन कर रहे थे। दूसरी ओर मेडिकल की एक टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन 8 पैसेंजर्स की जान कैसे गई। 1 महीने के बाद इसका रिपोर्ट भी आ गया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्लेन क्रैश होने से पहले ही पैसेंजर्स की जान जा चुकी थी। ये रिपोर्ट कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा था कि प्लेन में भीषण आग लगी थी, इसीलिए क्रैश होने से पहले ही दम घुटने के कारण यात्रियों की मौत होने लगी थी। 1987 में हम टेक्निकली इतने एडवांस भी नहीं थे। हमारे पास इतने आधुनिक रोबोट्स भी नहीं था जो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर उसकी मैपिंग कर सके, लेकिन जो भी था उसी से काम चलाना था। यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर सबमरीन का यूज किया गया। इस सबमरीन को एक केबल से कनेक्ट किया जाता था। ये केबल पानी के ऊपर शिप से कनेक्टेड होता था और इसे कंट्रोल करने के लिए कमांड भी दिया जाता था। समुद्र के अंदर के नज़ारे को फिल्माने के लिए उस दौर में भी इस सबमरीन में एक कैमरा इंस्टॉल किया गया था। पर इस सबमरीन के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये उतनी ही गहराई में गोता लगा सकते थे जितनी लंबी केबल हो। इन्वेस्टिगेशन की टीम जहां पर छानबीन कर रहे थे उसकी गहराई लगभग 7 किलोमीटर थी
और 7 किलोमीटर का केबल दुनिया में कहीं भी नहीं बना था। पर इन्वेस्टिगेशन की टीम हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली कंपनी को हायर किया और कहा कि हमें इतनी लंबी केबल चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम बोइंग कंपनी के पास पहुंच गए, ये पता लगाने के लिए कि अगर प्लेन के कार्गो में आग लग जाए तो क्या इसका धुआं केबिन और कॉकपिट में भी जा सकता है। उन्होंने कुछ प्लेन्स के कार्गो होल्ड में धुआं भर दिया और ये देखने लगे कि केबिन और कॉकपिट में धुआं भरता है या नहीं। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी केबिन या कॉकपिट में धुआं ट्रांसफर नहीं हुआ। ये केस अब और भी पेचीदा होता जा रहा था। एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिसकी गुत्थी आसानी से सुलझ सके। दिन बीता, महीने बीते, 1 साल गुजर गया। अब तक सबमरीन के लिए 7 किलोमीटर का केबल भी बनके तैयार हो चुका था। समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे पहले इतनी गहराई में किसी भी सबमरीन ने गोता नहीं लगाया था। सबमरीन धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कई सारी यूनिक प्रजातियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी, पर यह वक्त प्लेन को खोजने का था, न कि कोई समुद्र की प्रजाति। हर बार इन्वेस्टिगेशन की टीम इस उम्मीद से आते कि आज हमें प्लेन का मलबा मिल जाएगा, लेकिन अफसोस हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे अब उम्मीदें भी टूटने लगी थी। इसी तरह रोज छानबीन करते करते 1 साल गुजर गया। सभी लोग निराश हो चुके थे, लेकिन फाइनली वो घड़ी आ ही गया जब सबमरीन के रिकॉर्डिंग में प्लेन का मलबा दिखाई दिया। इतने सालों बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। इन 3 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। जहाँ कभी लोग बैठा करते थे, वहाँ समुद्री जीवों ने अपना बसेरा बना लिया था। कुछ घंटों के छानबीन के बाद CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोज निकाला गया। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में हो रहे बातचीत को रिकॉर्ड करता है। जब इसे डिकोड किया गया तब फिर से वो यादें ताजा होने लगी। क्रैश के पहले की वो बातें, वो धुआं भरना और फिर आग लग जाना, आग बुझाने की नाकाम कोशिश करना और फिर मौत को गले लगा लेना। इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग भी अधूरा था। शायद आग में कोई वायर जल गया होगा जिससे कि इसका कनेक्शन छूट गया हो। समुद्र में 150 स्क्वायर किलोमीटर छान मारने के बाद भी सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ही खोजा जा सका। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो पूरे केस की गुत्थी को सुलझा सकता था, वो अब भी समुद्र की गहराइयों में ही दफन था। 3 साल गुजर गया, फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स को नाकामयाबी ही हाथ लगी। इस केस की छानबीन और 2 सालों तक किया गया, यानी कि लगभग 6 सालों तक। फाइनली कोई भी सबूत ना मिलने के कारण इस केस को बंद कर दिया गया। घटना के करीब 10 साल बाद इस केस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश किया गया, पर गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। 10 सालों बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ब्लैक बॉक्स तक पहुंच भी जाते, तब भी उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता था। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी कहानी के एंडिंग तक नहीं पहुंच पाते, तब हम उसके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्लेन के टेल में आग लग जाने के कारण गर्मी इतनी बढ़ गई कि प्लेन का मेटल बॉडी भी पिघलने लगा और हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। शायद इसीलिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी नहीं मिला। हो सकता है प्लेन में कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल हो जिसे छुपा के ले जाया जा रहा हो, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही इस बात का सबूत मिला कि हवा में ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि हो सकता है खराब वायरिंग के कारण प्लेन में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई हो, जैसा कि 1998 में स्विस एयर के साथ हुआ था और इस पर एक डिटेल केस स्टडी में बना चुका हूँ। मिस्टर रेनिक इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने इस केस पर अपनी राय देते हुए कहा कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। अपने कैरियर का एक लंबा समय मैंने इस केस को दिया है। कुछ प्लेन हादसे ऐसे होते हैं जिसे महज 1-2 सालों में ही सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। शायद ये उम्र ही कम पड़ जाएगी। आज घटना के करीब 34 साल बाद हमें नहीं पता कि वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस घटना के शिकार हुए सारे पैसेंजर्स के रिलेटिव्स आज भी समुद्र की ओर जाते हैं, अपनों को याद करने के लिए जिसे दोबारा कभी वो देख न सके, दोबारा कभी मिल न सके। हाँ, पता है ऐसा करने से वो वापस तो नहीं आएंगे, पर
पर एक सुकून सा मिलता है, मानो समुद्र की इन्हीं वादियों में, इन्हीं खारे पानी में कोई अपना रहता हो। ये कहानी लिखते लिखते मेरी आंखें नम हो गई। आगे और कुछ नहीं बोलना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।